नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। बिहार में फिर हंगामा मचा है। हंगामा ना मचे तो वो बिहार कैसा? हंगामा इस बार किसी दूसरी बात पे मचा है। आप जानते हैं विपक्षी पार्टियां, महागठबंधन की पार्टियां चुनाव आयोग पर लगातार हमले कर रही हैं। राहुल गांधी भी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने एक नया हमला किया और उस हमले में उन्होंने कहा कि मैं नई वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। कहकर उन्होंने मोबाइल दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा कि देखिए मेरा इसमें नाम नहीं है। जवाब में चुनाव आयोग ने भी कहा, दूसरे लोगों ने भी कहा कि नहीं आपका नाम है और वहाँ उनका नाम है। उनका, उनकी पत्नी दोनों का नाम है। तो इसी मामले पर पूरी चर्चा करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं हम। हमारे साथ हैं हरीश। बिहार के चुनावों पर कहें कि बिहार की नब्ज उनकी हाथ में रहती है। वो पता रहता है बिहार के किस कोने में क्या हो रहा है और उस पॉलिटिकल मूव का क्या मतलब है। हरीश, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरीश, ये क्या नया शिगुफा छोड़ा है और इसका क्या मतलब है तेजस्वी का? तेजस्वी ने अभी आज कहा कि उनका तो नाम ही नहीं है, अब तो वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? ये क्या मतलब है इसका, जबकि नाम है? सर देखिए, पिछले चुनाव से एक परिपाटी निकल के सामने आई है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा था कि संविधान खत्म हो जाएगा, अगर 400 के पार सीटें चली जाएं तो संविधान खत्म हो जाएगा। जबकि इसकी ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल जीरो थी, ये तो आपको भी पता है और लगभग लगभग जो विपक्षी पार्टियां थी उनको भी पता है। पर अब चूंकि नरेंद्र मोदी का ऑरा खत्म करना है और एक इतनी बड़ी पार्टी जिसके 10 करोड़ वर्कर्स हैं उनसे लड़ना है, तो नए नए शुबे विपक्ष के लोग छोड़ते रहते हैं। अभी हालिया जो व्यवस्था है बिहार में वो ये है कि एफआईआर का विरोध करना है। आप लॉजिकली अगर देखें तो भाई जिस वोटर कार्ड पे चुनाव होना है, जिन लोगों को मत देना है, उनका क्रॉस वेरिफिकेशन ये कहीं से भी कोई गलत नहीं है। पर फिर भी तेजस्वी यादव और विपक्षी पार्टियां ये कहती रही कि नहीं चुनाव आयोग यहाँ गलती कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी जब चुनाव आयोग ने ये कहा कि भाई हमारा एक बार काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आपको आपत्ति का समय देंगे, सर 24 घंटे पूरे होने को आ गए हैं और किसी भी पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दाखिल किया है। यानी बस हमको हिट एंड रन करना है। हम सिर्फ आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे और उसका जवाब भी नहीं देंगे, हम और भाग जाएंगे। जब सारी चीजें हो गई सर, तो जब सारी चीजें हो गई सर, तो तेजस्वी यादव को लगा कि कहीं ये मुद्दा फिर हाथ से न फिसल जाए, तो थकते हारते उन्होंने ये कहा कि मेरा नाम काट दिया गया। अब इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं सर, या तो उन्होंने वो लिस्ट पढ़ी नहीं ठीक से, या फिर उनके पास जो सर आधार कार्ड और वोटर कार्ड है वो दो दो आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेके चल रहे हैं। एक जो नामा डालते हैं उसका अलग है और एक जो क्वाइट पॉसिबल एक जो आरोप लगाते हैं वो अलग है। हाँ सर, क्वाइट पॉसिबल है बिहार में। मतलब दो, अब तो आधार कार्ड तो बहुत सारे दिख रहे हैं, इलेक्शन वोटर कार्ड भी हो सकता है बना के रखे हो लोगों ने। मेरा कहना है जो ये अपने हिट एंड रन वाला जो किया ना, यही राहुल गांधी भी करते हैं। हिट करो और भाग जाओ वहां से। जब तक जवाब आएगा एक दो दिन में तब तक आप दूसरी जगह हिट कर दोगे। जब तक जवाब आएगा एक दो दिन में तब तक तीसरी जगह हिट कर दोगे। ये तरीका, और जवाब ना आए तो आप कहो कि अभी तक जवाब नहीं दिया। तो ये एक शायद नया पॉलिटिकल तरीका ये चला है, अब इस इलेक्शन में दिख रहा है। मैं हरीश, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तेजस्वी कोई आजकल के बने हुए नेता तो है नहीं, और इतना तो उन्हें पता है कि वोटर आई कार्ड और कहाँ रहता है, किस तरह का होता है, उसको कैसे देखना चाहिए, इतना तो उन्हें पता है। ये गलती है या बस एक शोषा छोड़ के भाग जाना, ये है मामला? सर जैसे किसी भी कैंडिडेट का जो चयन होता है सर, वो दो उसके फंडामेंटल्स होते हैं। एक तो वो अपनी मेरिट पे चुन के आता है, दूसरा वो रेफरेंस पे आता है सर। तो ये जो रेफरेंस वाले लोग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आए हैं, इनको आदत सी है सर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर आप सवाल खड़े करिए, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ी करिए। वो खुद की क्रेडिबिलिटी पे सवाल सर उनके नहीं है।
आप बताइए कि बिहार चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, मुद्दा होना चाहिए भ्रष्टाचार, मुद्दा होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, मुद्दा होना चाहिए कि पलायन, और मुद्दा क्या बना है सर? SIR। सर बात यह है कि उनकी तैयारी सारे वोटरों को रिझाने की नहीं है। वो जो स्पेशल वोटर्स हैं जिनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनको वो एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि वी स्टैंड फॉर यू। वो ये चाहते हैं कि उस स्पेशल तबके में उनके वोट ना बढ़ जाए। अब उसके लिए सर ये जरूरी है कि वो चुनाव आयोग पे उंगली उठाएं, उसके लिए ये जरूरी है कि वो सरकार पे उंगली उठाएं। तो सर आपने कुछ दिन पहले ये देखा होगा कि यही तेजस्वी यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, या हो सकता है अगर बिहार की जनता अगर उनको मैंडेट दे तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, उन्होंने मीडिया को लेकर किस तरीके से धमकाया था कि हम लोग अगर चाह देंगे तो मीडिया काम नहीं कर पाएगी, हमारे लोग पेपर लेना बंद कर देंगे। सर वो बहुत मैच्योर हैं, लेकिन वो जिसको मैसेज देना चाहते हैं उसको वो मैसेज क्लियरली दे रहे हैं कि भाई इस तरीके की बात। जी, यानी उन्होंने लोगों को मैसेज दे दिया कि मेरा देखो, मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, और कट जी गया है बिल्कुल। तो अब तो मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। ये असहाय होने का एक नाटक जो है, और उस तबके से सहानुभूति लेने की कोशिश, जिस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं और जिस तबके के वोट कम हो जाने की फिक्र उनको आजकल बहुत है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको याद, मैं एक एक चीज सर समझा दूं। जैसे अभी विपक्ष में कौन होगा, कौन विपक्ष मुख्य पार्टी कौन होगी जो एनडीए से लड़ेगी, इसके लिए दो कैंडिडेट सर एकदम सामने आए हैं। एक तेजस्वी है, एक पीके हैं। एक जनसुराज है और एक महागठबंधन है। मैं जनसुराज को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जनसुराज का ग्राफ आप देखिए लगातार कैसे बढ़ता जा रहा है। इधर जनसुराज का ग्राफ बढ़ रहा है, उधर तेजस्वी यादव की धड़कनें बढ़ रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बिहार के जो युवा हैं, जो माइग्रेटेड लोग हैं, वो कहीं पीके को मतलब पीके को एनडीए के सामने ना खड़ा कर दें। तो वो कहीं ना कहीं से अपनी जगह बनाना चाहते हैं, और जगह बनेगी कैसे? सर ये जो पुरानी परंपरा एक चली आ रही है मुस्लिम और यादव गठजोड़, ये गठजोड़ को वो और जो है बिल्कुल अब मजबूत करना चाहते हैं। और इसलिए वो एक जो मैंने फिर आपसे कहा कि एक जो स्पेशल बिरादरी है, एक जो उनके स्पेशल वोटर्स हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है और तुमको जरूरत है कि तुम मेरे साथ खड़े रहो, ताकि हम ये जो ईसीआई है, ये जो सरकार है, इसको हम जवाब दे सकें। तो सर राजनीति तो वो यहां भी कर रहे हैं और उनकी तैयारी पुख्ता भी हो रही है सर। खरीद, मुझे लगता है कि ये जहां तक पीके का सवाल है, पीके जीते या हारे, कोई सीट ना पाए, लेकिन मैं एक बात की तारीफ करूंगा कि वो पिछले लगभग 1 साल से बिहार की खेतों खेत, मेड़ों मेड़ घूम रहे हैं, गांव दर गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बेसिक चीज बता रहे हैं, और किसी पार्टी को छोड़ नहीं रहे हैं, सबके बारे में बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी कैसी है। मुझे ध्यान है उन्होंने एक बात यही कही थी किसी से कि अगर आरजेडी में लालू यादव, अगर वो पिछड़ों की राजनीति करते होते तो उनके बाद कोई लीडर, कोई पिछड़ा होता, चलो यादव ही करना है तो कोई और लायक यादव होता। लेकिन आप पिछड़ों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप तो अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला मुख्यमंत्री आप चाहते हैं अपने बेटे, तो इसलिए वो पिछड़ों की राजनीति नहीं है, वो खानदान की राजनीति है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो बातें क्लिक करती हैं, जो प्रशांत जिस तरह से कहते हैं, जो बात कहते हैं, इसलिए वो खतरा भी हो सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जब ये कहते हैं, तो क्या हम ये मान लें कि वो ये मान चुके हैं कि उनकी हार लगभग तय है? सर तेजस्वी यादव जो है जब से शुरू हुई, मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर से ये जो सर्वे एजेंसीज हैं उन्होंने शुरू किया मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे फेमस चेहरा कौन सा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी और प्रशांत किशोर का जो अंतर है वो अब बहुत कम रह गया है, मतलब लगभग लगभग। दूसरी बात ये है सर कि एनडीए में तो सम्राट चौधरी हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, तीन लोग जो है वो बट जाते हैं मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे, और तेजस्वी जो है वो एकमात्र चेहरा महागठबंधन का दिखते हैं। लेकिन सर मैं आपको एक बात कह रहा हूं, एक बहुत फेमस राइटर है, उन्होंने कहा था कि आप
इतिहास आप युद्ध जीते या हारे ये याद नहीं रखता। इतिहास ये याद रखता है कि जब जरूरत लगी थी तो आपने शमशीर पीठ पे खाई थी कि सीने पे खाई थी। प्रशांत किशोर चुनाव जीते या हारे, ये सवाल ये नहीं है सर। सवाल ये है कि उन्होंने किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की है, उन्होंने मुद्दों की राजनीति की है। उन्होंने कहा भाई नौकरियां नहीं है तो क्यों नहीं है, बाढ़ आ रहा है तो इसका क्या जो है। और सबसे बड़ी बात यह है वो हिट एंड रन नहीं करते, वो हिट करते हैं तो उसका कारण बताते हैं और लगभग लगभग सॉल्यूशन भी बताते हैं सर। हर जगह जाते हैं तो ये कहते हैं कि एक प्रशांत किशोर कोई चुनाव नहीं बदल सकता, कोई चुनाव नहीं जीत सकता और ना ही कोई सिस्टम बदल सकता है। इसके लिए 13 करोड़ बिहारियों को एक साथ चलना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि सर सही भी है। अगर बिहार की दशा और दिशा बदलनी है तो सारे बिहारियों को सर प्रयास करना पड़ेगा। इस तरीके की पॉलिटिक्स सर राजद में कभी कोई कर नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं और ये सर्वविदित है। अभी तो तेजस्वी जो यादव ने किसी जी जी प्लीज कंटिन्यू। तेजस्वी यादव जो सबसे बेस्ट कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं, वो यही कर सकते हैं। वो इसी तरीके से जैसे उनका पूरा जो पॉलिटिकल सराउंडिंग्स है सर वो इसी तरीके की है, तो वो उस तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं। और इसमें भी सर एनडीए का कमजोर होना, नीतीश कुमार का जो है इस तरीके से आउट ऑफ फॉर्म होना, भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा चेहरा ना होना, ये काफी सारे फैक्टर्स हैं सर। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव मुझे लगता है कि सर जो राजनीति करते हैं वही राजनीति वो कर भी रहे हैं। वो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं जो कि वो कर रहे हैं। आपने भी बिहार में आप भी घूमे होंगे हाल में, आपको क्या लगता है, आपने भी लोगों से बात की होगी, लोगों के बारे में तेजस्वी का क्या इमेज है? वो पार्टी की वजह से, लालू पुत्र होने की वजह से जीत सकते हैं या अपनी भी कोई काबिलियत है उनकी? जैसे आपने पीके के बारे में कहा, एक आदमी ने अपनी काबिलियत के दम पे कुछ ना हो लेकिन बिहार का चप्पा चप्पा छाना, तो तेजस्वी के बारे में किस तरह की इमेज है लोगों में? मतलब मैं ये भी कहूं कि उनके वोटर्स के मन में, उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है जिसको एड्रेस करते हैं भाई, मतलब मुस्लिम और यादव या पिछड़ा, तो उसमें किस तरह की इमेज है उनकी? सर जैसे लालू जी के एक ही लड़के तो है नहीं तेजस्वी, दो लड़के हैं तेजस्वी और तेज प्रताप। सर अब तक तेजस्वी यादव ये बताने में कामयाब रहे थे कि 5 लाख नौकरियां, मेरे पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए मैंने 5 लाख नौकरियां दी। हालांकि उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, पर अगर ये मैं कहूं कि उसका एडवांटेज किसी ने उठाया तो वो कहीं ना कहीं तेजस्वी ने उठाया है। लेकिन सर मैं एक बात कहनी चाहता हूं, जो अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता और जो सत्ता के लिए अपने परिवार में इस तरीके का विद्रोह देख सकता है सर, तो उसकी क्या इमेज होगी ये आप भी समझ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि जैसे एसआईआर मुद्दा क्यों है, क्योंकि लालू के दो बेटे हैं सर। एक राजनीतिक निर्वासन झेल रहा है और दूसरा मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस समय स्थिति कितनी नाजुक होगी। मेरे और आपके लिए वो एक एक राजनीतिक पार्टी है, वो दोनों राजनीतिक नेता हैं, पर लालू प्रसाद यादव के लिए वो दोनों बेटे हैं। कैसी कश्मकश है, क्या स्थिति होगी इस समय, ये आप समझ सकते हैं। तेजस्वी की जो बात है सर, तेजस्वी का अब तक जो है, जब तक तेज प्रताप यादव का निर्वासन नहीं हुआ था तब तक तेजस्वी की जो पॉलिटिक्स थी और जो उनकी इमेज थी, ये दोनों बहुत अच्छी थी। पर कहीं ना कहीं सर भारत के लोग बहुत भावुक होते हैं, अन्याय होता नहीं देख सकते। क्या इस कश्मकश का, जिसका आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, इसका जब वोट पड़ने वाला दिन आएगा तो उसमें भी कोई असर पड़ेगा क्या? सर बिल्कुल, आपको पता है एक बात बताइए, इंदिरा जी को इस देश में मार दिया गया सर, उसी समय कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें आई, 400 सीटें। अरविंद केजरीवाल को सर दिल्ली में थप्पड़ मार दिया गया, उस समय केजरीवाल को सबसे ज्यादा सीटें आई। ये दो तीन घटनाएं ऐसी हैं सर जो ये बताती हैं कि भारत के लोग और भारत में चुनाव का मुद्दा सिंपैथी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप एक बात बताइए सर, होशियार हो जाना, छली हो जाना और सीधा रहना, यह सब ईश्वर के हाथ में है। जैसे हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है सर, वैसे हर इंसान बराबर तो नहीं हो सकता। लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं है कि तेज प्रताप अगर सीधे हैं तो उनको राजनीतिक निर्वासन झेलना पड़े। जो लोग, बिहार के लोग सोचते हैं वो कुछ इस तरीके की बात है सर। अच्छा हरीश, मैं ये कह रहा था कि
अभी राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी को हम देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बहुत एग्रेसिव होकर लोकसभा में बोले वो, और उसके बाद अब वो लोकसभा संसद के बाहर भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। अभी उन्होंने कह दिया उनके हाथ में एटम बम है। अब वो एटम बम है तो वो फोड़ते क्यों नहीं, ये और बड़ा सवाल है। तो ये तो दो तरीका होता है, या तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी नहीं है इलेक्शन की, तो आप एक बहाना बना दो, कह दो कि ईवीएम में गड़बड़ी है, या फिर आप कह दो कि एसआईआर हो रहा है, इससे हमारे वोटर खराब हो रहे हैं, हमें टारगेट किया जा रहा है। अब अगर जीत भी गए ये लोग तो कहेंगे बेईमानी के बावजूद जीत गए, और अगर हार गए तो कहेंगे इन्होंने बेईमानी कर दी। आपका क्या कहना है? फ्रीज, फिर से फ्रीज हो गया। सर कोई हरीश, हरीश तुम आवाज आ रही है? आवाज ब्रेक होके अब आ रही थी, एक बार फिर से बोलो। मेरा सवाल सुन लिया ना? हाँ, मेरा सवाल सर सुन आवाज लिया आ था। रही है? हाँ, हाँ, सवाल सुन लिया था सर। तो जवाब दे दो, वहीं से शुरू करते हैं। सर बम सर उनके पास कोई नहीं है, उनके पास वही जुबानी बम है जो कभी संसद में फोड़ते हैं, कभी देश के बाहर फोड़ते हैं और कभी देश में अन्य जगहों पे जाके फोड़ते हैं। तैयारी सर उनकी कुछ होती नहीं है, वो सिर्फ, मैंने हिट एंड रन आपसे कहा था ना, ये रनिंग कमेंट्री करते रहते हैं सर। कभी कभी वो ये कहते हैं कि जो है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही, कभी वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, कभी वो कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी से डरते नहीं है, और कभी वो कहते हैं कि भाई ये लोग जो है बेईमानी करके चुनाव जीतते हैं। सर इस तरीके से चुनाव न तो लड़ा जा सकता है और न लड़ना चाहिए। आपको चाहिए कि आप लोगों के भारत जोड़ो यात्रा का असर सर कुछ तो दिखाई था देश में, जब इनकी लोकप्रियता थोड़ी बढ़ी थी। उनको तब भी ये समझ नहीं आया कि लोगों के बीच रहने से आप लोग, आपकी इमेज अच्छी होती है। इस तरीके की रनिंग कमेंट्री करने से न तो कोई वो उसका उनको कोई वो मिलने वाला है, कोई फायदा उनको मिलने वाला है, और ना ही उनका जो इंप्रेशन है उनकी लोगों के बीच में वो अच्छी होने वाली है। उनको ये बात समझनी, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा उनको ये लगता है, देखिए अब एक बार पीके का ही इंटरव्यू मैं सुन रहा था, किसी ने पूछा कि राहुल गांधी को आप में राहुल आपको राहुल गांधी में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी हार के बाद उनको ये लगता है कि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम या तो देश की जनता में है, या हाँ। तो सर देखिए वो सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा सर, और जब तक वो सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी सर। मुझे कई बार बहुत ताज्जुब होता है, और मैं सोचता हूँ कि क्या उनके आसपास कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, या तो वो डरते हैं, सारे उनके जो सलाहकार हैं वो उन्हें सही बात बताने से डरते हैं। मैंने उनके एक सलाहकार को जो 10 साल में जब इनकी यूपीए की सरकार थी, वो उनके पीछे साए की तरह रहता था, वो मेरा दोस्त था। मैंने उससे कहा कि क्या इनको कोई समझाता नहीं है? बोले वो समझाने से परे हैं। तो मतलब अगर आपने ये तय कर लिया है कि आप किसी की सलाह नहीं मानेंगे और आपके मन में जो छवि है इंडियन डेमोक्रेसी की वही करेंगे, तो फिर तो अभी किसी पढ़े लिखे आदमी ने, एनालिस्ट ने मुझे बताया कि राहुल गांधी जब भी कोई बयान देते हैं, तो एक लोकसभा चुनाव और पीछे हो जाते हैं। सर मतलब अभी सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे सबसे बड़ी बात ये है सर, मैंने सेल्फ असेसमेंट क्यों कहा, जैसे या तो आप माने कि मेरे अंदर ये कमी है तो फिर उसको रिमूव किया जा सकता है, ये माने कि नहीं मुझे मेरे अंदर ये चीज जो है वो इसको मैं इंप्रूव करूंगा तो मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। जब आप ये मानते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी ही नहीं है तो सर उसको नहीं किया जा सकता ठीक। राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी बात ये है कि उनको ये लगता है कि वो ठीक है, बाकी उनके आसपास के लोग हैं उनको समझ नहीं आता। आप बताइए गुलाम नबी आजाद कितने बड़े नेता थे, उन्होंने क्या कहा कि मोदी 24/7 के नेता नहीं 26/7 के नेता हैं, और हमारे राहुल गांधी 24 मिनट के नेता हैं। सर ये बहुत बड़ा गैप है जिसको भरना जरूरी है।
दूसरी बात ये है सर कि एक मैंने आपसे कहा था ना कि एक रेफरेंस से आते हैं, एक स्किल से आते हैं। तो सर जो मेरिट वाले लोग हैं कांग्रेस में वो आगे नहीं आते, रेफरेंस वाले लोग सारे आपको दिखेंगे आगे से पीछे तक। आप शशि थरूर की हालत देख लीजिए, आप मनीष तिवारी की हालत देख लीजिए, ये कुछ ऐसे नाम है सर जो बहुत अच्छा कर सकते हैं पार्लियामेंट में, सरकार से डिबेट अगर हो तो वो अच्छे तरीके से मुद्दों को रख सकते हैं, पर उनकी स्थिति क्या है, वो हाशिए पे है सर। तो ये समस्या है सर, इससे इससे दो चार होना पड़ेगा। दोनों की बातें करें अगर तो तेजस्वी का भी और राहुल गांधी का भी, दोनों को तश्तरी में रख कर लीडरशिप प्रदान की गई है और दोनों ने संघर्ष नहीं किया। राहुल गांधी ने एक पदयात्रा की थी, आपको ध्यान होगा कैसी थी पदयात्रा, एसी की बसों में सोते थे और उनकी अलग से एक बस थी और बीच बीच में वो दिल्ली भी आ जाते थे। तो कैसी पदयात्रा थी। एक पदयात्रा हुई थी चंद्रशेखर की, अगर आपने सुनी हो, जब हुई थी तब तो आप बच्चे रहे होंगे, लेकिन उस पदयात्रा में कैसे चंद्रशेखर, मेरे पास कई फोटोग्राफ्स हैं ब्लैक एंड व्हाइट, चंद्रशेखर कहीं भी गांव में जाते थे पदयात्रा के दौरान, वहीं पेड़ के नीचे ही खटिया बिछ जाती थी, गांव वाले आ जाते थे, खाना वाना बनने लगता था। तो इस तरह से लोगों के बारे में समझते थे, लोगों से बात करते थे। एक पदयात्रा ये लोग करते हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को तो जड़ों से काट ही लिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, क्या उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बताए कि आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो, सबसे पहली बात तो वो जा रहा है कि एंटी नेशनल आपको दिखा रहा है, दूसरा दिखा रहा है आप एंटी हिंदू हैं। आपके सारे इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। कोई इतना बता दे इनको, लेकिन शायद या तो बताने की हिम्मत नहीं है लोगों में, या लोगों को पता है कि अगर हमने कहा तो हमारा क्या हर्ष होगा। क्या ऐसा है आपको लगता है? मुझे आपसे एक बात की शिकायत है सर, थे मैं समझ रहा था, लेकिन जब आपने राहुल और चंद्रशेखर की बात कर दी सर, उसी समय मेरा दिल टूट गया सर। कहाँ चंद्रशेखर तो कहाँ राहुल गांधी सर, कहाँ संघर्षों से, बलिया से दिल्ली का सफर दूर है, बलिया मैं से तो दिल्ली का पदयात्रा सफर दूर मैं है। तो मैं तो पदयात्रा की बात कर रहा था कि एक पदयात्रा वो थी, एक पदयात्रा ये है। वही मैं कह रहा हूं कि बलिया से दिल्ली का सफर दूर है और दिल्ली से दिल्ली का सफर सर बहुत नजदीक है। तो जैसे जो आप हम जिस जिस सज्जन की बात कर रहे हैं सर, वो बहुत ही इज वेरी गुड मैन बाय हिज हार्ट, वो दिल से बहुत अच्छे आदमी है। पर राजनीति सर उनके, मुझे लगता है कि राजनीति में उनको कई सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। ये ऐसा विषय नहीं है सर कि एक चुनाव जीते, एक चुनाव हारे और आप देश के बाहर चले गए, घूम घूम के आए, फिर चुनाव में आ गए। ये 24/7 की सर्विस है सर। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और रही बात आप नेता की, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एक से बढ़ के एक नेता दिए हैं। आज भी बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस में हैं, पर सवाल यह है कि किसकी हिम्मत है जो राहुल गांधी को जाके ये समझा पाए सर। ये किसी की हिम्मत नहीं है सर। कल का कल वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। यहाँ मेरिट से नहीं, यहाँ रेफरेंस से चीजें चलती हैं। और जब तक रेफरेंस से चीजें चलती रहेंगी, आप देखिए ना सर, राहुल गांधी के सामने कौन है? वो आदमी है जिसने गुजरात की तंग गलियों से अपना सफर शुरू किया था, जिसने दूसरों के घर में भोजन करने से अपना संघर्ष शुरू किया था। उसको पता है सर, वो कॉमन मैन से जुड़ा हुआ आदमी है। लाख बुराइयां हो, मैं कह रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं सर, हो सकता है कि मैं नरेंद्र मोदी का बायस आदमी हूं, मैं नरेंद्र मोदी की ज्यादा तारीफ कर सकता हूं, पर 6 चुनाव जीतना सर, इज इनविंसिबल। आज तक कोई उसको हरा नहीं पाया। क्या सारे चुनाव बेईमानी से ही जीते गए हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। तो जैसे मानना, इस बात को मानना पड़ेगा कि उस आदमी में इतनी खासियत है कि वो संघर्षों से निकल के आया है। राहुल गांधी जी को ये समझना पड़ेगा। जैसे क्या होता है ना सर, कि जब हमसे हमसे ज्यादा ताकतवर कोई पहलवान आ जाता है ना सर, तो हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ के लिए खेलते हैं, हम ड्रॉ कर लें। राहुल गांधी एक तो ताकतवर मानते नहीं है किसी को, और दूसरा वो ड्रॉ के लिए खेलते भी नहीं है, वो जीत के लिए खेलते हैं। और होता ये है कि सारे पॉइंट्स गंवा देते हैं। तो मैं अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले बात कही थी, फिर से कहता हूँ। अभी इस हफ्ते में जो नेक्स्ट वीक है, इस हफ्ते में प्रधानमंत्री एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ। पदाधिकारी भी रहेंगे उसमें और बड़े मंत्री भी रहेंगे, और बात होगी 2029 के चुनावों पर। कैसे चुनाव जीता जाए 2029 का। आप सोचिए, आज 2025 है, आधा साल निकला है बस, 3.5 साल बचा हुआ है। आदमी क्यों परेशान है?
इसलिए परेशान है क्योंकि वो कह रहा है कि हमने 400 पार हमने कहा था, लेकिन हमारी सीटें बहुत कम आई, ऐसा क्यों हुआ? अगली बार ऐसा ना हो। तो बीजेपी के लिए इलेक्शन या राजनीति 24/7 होता है। मोदी के सर लिए जैसे मोदी के लिए जैसे मोदी के लिए सर जो उनकी सुबह जी, सर जो जीतने के लिए लड़ेगा वो तैयारी करेगा ना सर, जिसको पहले से ही अंजाम का पता हो कि हमें करना क्या है। आप कह रहे हैं कि एंटी नेशनल दिखते हैं, सर वो एंटी नेशनल दिखते नहीं है, वो दिखना चाहते हैं। आप बताइए, इस देश का गृह मंत्री खड़े होके और कोई स्टेटमेंट दे रहा है, वो कहते नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर कुछ कहता है, ये कहते हैं वो झूठ बोल रहा है। बाहर बैठा, विदेश में बैठा आदमी, पाकिस्तान में बैठा आदमी कोई बात कहता है, ये कहते हैं वो सही बोल रहा है। सर एक ये वो जमाना चला गया, आज फैक्ट्स एंड फिगर सबके सामने है। आज की जो जेंट्री है, आज की जो जनरेशन है, उसको जनरेशन जेड कहते हैं सर, जेन जेड है, उसको सारी चीजें पहले से पता है और उसको अट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है। वो जमाना चला गया सर कि हम जाते थे और मुस्लिमों के सामने हिंदुओं को दो चार चीजें कह दिए और हिंदुओं के सामने मुस्लिमों को दो चार चीजें कह दिए और वोट ले लिया। ये अब नहीं चलता, ये बिल्कुल नहीं चल सकता सर। तो तब तो एक तरह से जो मैंने बात कही, इसका मतलब है हरीश के राहुल गांधी जितना बोलेंगे सदन के बाहर, सदन के भीतर भी, बीजेपी को उतना ही फायदा है। ये तो बीजेपी सर पिछले 2 चुनाव से कह रही है कि भाई राहुल गांधी का जोर ऐसा ही बना रहे, ताकत उनकी कभी घटे नहीं, ताकि हमारी सीटें ना घटने पाए। वो तो शुक्र हो अखिलेश यादव का, जिसने उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत बुद्धि लगाई और जो है अपना सीट सिलेक्शन अच्छा रखा, कैंडिडेट सिलेक्शन अच्छा रखा, जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड रहा। उसमें मुझे नहीं लगता सर कि उसमें राहुल गांधी का कोई बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी चुनाव सही तरीके से लड़े उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात यह है सर, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि वहां ईवीएम खराब थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि एसआईआर की वजह से हमारे लोग वोट काटे गए थे। उन्होंने स्वीकारा कि हो सकता है हमसे गलती हुई है, जनता ने वहां नकारा है, हम कोशिश करेंगे। इसलिए ये मीटिंग हो रही थी सर, ताकि हमारे जो लोग हैं हम उनको फिर से आकर्षित कर पाए। इसमें एक नुकसान और भी है हरीश, अगर आप देखें तो इसमें डेमोक्रेसी में अच्छा अपोजिशन होना बहुत जरूरी होता है। जो पोजीशन ही बहुत हल्की बातें करने लगे तो राजनीति कहाँ आगे बढ़ती है। तो जो ट्रेजरी बेंच होता है, जो सरकार होती है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है काम चलाने में, उसका तो काम आगे बढ़ता जाता है, अच्छा बुरा चाहे जो। तो एक स्ट्रांग अपोजिशन, एक अच्छे अपोजिशन की कमी क्या लगती है आपको? सर इस अपोजिशन स्ट्रांग अभी भी है, बस वहां की जो लीडरशिप है ना सर, उसको थोड़ा सा या तो चेंज होने की जरूरत है, या उसको ये समझने की जरूरत है कि जो पार्लियामेंट है सर, वो कोई इंटरटेनमेंट की जगह नहीं है कि आप गए और हिंदी फिल्मों के नायक की तरह लंबे चौड़े डायलॉग्स बोले आपने, लोगों ने सुना और आप घर चले आए। ऐसा नहीं होता है सर। होता यह है कि आपको अपनी बात मजबूती से रखनी है, वो चाहे संसद हो या संसद के बाहर हो। आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सर, जैसे मान लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी पार्लियामेंट में उसकी बहस चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपको ये मान लेने में गुरेज क्यों है कि भारतीय सेना ने अपने शौर्य के दम पे पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया था? जब अजीत डोभाल जैसा, वो अजीत डोभाल को भी छोड़िए, तो जब प्रधानमंत्री आके, गृह मंत्री आके कह रहा है कि भाई पाकिस्तान ने घुटनों के बल बैठ के ये कहा कि डीजीएमओ से कि नहीं हम चाहते हैं कि सीज फायर हो, आप कह रहे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा कह रहा है कि उसने रुकवा दिया तो रुक गया। सर हमारे घर की लड़ाई है, हम घर में लड़े वो ज्यादा बेहतर। आप बताइए, जब तक पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला था पार्लियामेंट में, तब तक कोई टेरिफ की बात नहीं चल रही थी। आप ऐसा कैसे हो सकता है कि पीएम यहां बोलते हैं और वहां 25% जो है टैरिफ लगता है, और 35% टैरिफ सर हिंदुस्तान के लोगों पे लगा है। हरीश, आपने बिहार पर चर्चा की, आप बिहार की गलियों में घूमे हैं, आपने एक एक कंस्टिट्यूएंसी में घूम कर देखा है, आपने लोगों से बात की, आपने आज बहुत सारी बातें बताई हमको, हमारे दर्शकों को, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि बिहार में एक्चुअली जमीन पर क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका हमारे साथ आज डिस्कशन के लिए। बहुत ही बेशकीमती वक्त गुजारा आपने, बहुत बहुत अच्छा लगा, सारी बातों पर आपने रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर